क्लास में आपको वेलकम करते हैं। आपका कुछ नया कुछ पहला एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। ग्रेजुअली ऐसा होगा, आपका पहला एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 2 से 3 महीने से लास्ट हमारे पास एप्टीट्यूड की क्लासेस कंटिन्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड की क्लासेस हमारी कंटिन्यूड है, तो हम इस सिस्टम से अल्लाह का शुक्र है कि फेमिलियर है, और आप के लिए अगर ये नया है तो इंशाल्लाह आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। नए सिस्टम में कोई भी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ में बहुत सारी बातें आती हैं कि हाँ हम सवाल कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार बताऊं कि जो सॉफ्टवेयर आप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन हैं कि आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें हैंड रेज का ऑप्शन है, ठीक है। फिलहाल मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है, ठीक है, मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है कि आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, मैंने आप सबको म्यूट किया। अगर मैं किसी एक को भी अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट करने पे होगा क्या, अनम्यूट करने पे होगा ये कि आपकी उस एक की आवाज तमाम पार्टिसिपेंट तक जाएगी, ठीक है, उस एक पार्टिसिपेंट की आवाज तमाम पार्टिसिपेंट्स तक जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं, देखें सेकेंड ईयर बायो में आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल 13 चैप्टर्स आपके पास इसके अंदर हैं। चैप्टर 1 से लेके 5 तक चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास, उसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों, चैप्टर 6, 7 और 8 इनमें सिर्फ और सिर्फ बॉटनी है। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इनमें ज़ूलॉजी है। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में बॉटनी है। और चैप्टर 13 में ज़ूलॉजी, ठीक है। चैप्टर 13 जो है उसमें ज़ूलॉजी, चलेंगे। इसको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, वक्त के साथ याद हो जाएगी। और सेकेंड ईयर की जो डिवीजन है ज़ूलॉजी बॉटनी की बड़ी सिंपल है, तो बड़े आराम से याद हो जाएगी। आमतौर पे मैं जहां से स्टार्ट लेता हूँ वो स्टार्ट लेता हूँ चैप्टर नंबर 7 से, यानी कि बॉटनी से स्टार्ट लेता हूँ। और बॉटनी के जिस चैप्टर से स्टार्ट लेता हूँ आपके पास है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। आमतौर पे जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट लेता हूँ तो चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा कुछ बेसिक्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर 7 आपके पास है सेल साइकिल। इस चैप्टर से स्टार्ट करने की वजह क्या है? इस चैप्टर से स्टार्ट करने की बड़ी वजह यह है कि इसमें आपके पास ज्यादातर सेल की चीजें मौजूद हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादातर आपके पास सेल से रिलेटेड चीजें मौजूद हैं। इसको स्टार्ट करने का मकसद ये है। इसमें सबसे पहले आपसे बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। बेसिक्स में आपसे सबसे पहले इसमें बात करूंगा क्रोमोसोम्स के बारे में। जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, ये आपके पास दरअसल क्या है? ये दरअसल है आपके पास क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम में आपके पास ये मौजूद है शॉर्ट आर्म, ये मौजूद है आपके पास लॉन्ग आर्म। और ये दोनों आर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं। आपस में किसके जरिए कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड हैं सेंट्रोमियर के जरिए। ठीक है, ये आपस में जिसके जरिए कनेक्टेड हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड हैं सेंट्रोमियर के जरिए। यहाँ पे कोने में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कोने में आपको मिलेगा काइनेटिक कोर। यहाँ कोने में आपको कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है काइनेटो कोर। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, काइनेटो कोर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम को हम डिफाइन करें, तो क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं। आप में से कौन क्रोमोसोम को जो है वो डिफाइन करेगा? आप में से क्रोमोसोम को कौन डिफाइन करेगा? जी, आप में से क्रोमोसोम को जो है वो कौन डिफाइन करेगा? Who will define what? Who will define chromosome? क्रोमोसोम को जो है वो कौन डिफाइन करेगा? क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं कॉइल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं कॉइल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, यानी कि लिपटा हुआ क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं कॉइल्ड क्रोमैटिन, यानी कि लिपटा हुआ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम को हम एक अदद स्वेटर से रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हम एक अदद स्वेटर से रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। क्या मतलब? अगर मैं स्वेटर को खोलना चाहूं तो मैं एक धागे में कन्वर्ट कर सकता हूं इसको। अगर मैं क्रोमोसोम को खोलना चाहूं तो मैं उसको एक धागे में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं क्रोमोसोम को खोलना चाहूं तो भी मैं इसको धागे में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस धागे की खास बात क्या होगी? धागे की खास बात यह होगी कि आपको इस धागे के अंदर जो है वो बहुत सारे दाने मिलेंगे। ठीक है, इस धागे की खास बात ये होगी कि आपको उसके अंदर जो है वो बहुत सारे दाने मिलेंगे। तो अगर मैं क्रोमोसोम को खोलूंगा, ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम को खोलूंगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोनीमा। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोनीमा। सारी बात रिपीट कर रहा हूं, जरा और से सुनिएगा। क्रोमोसोम एक स्वेटर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं दैट दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड कॉइल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज कॉइल्ड क्रोमैटिन, यानी कि लिपटा हुआ क्रोमैटिन।
स्वेटर खोलेंगे तो एक धागा बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम क्रोमोसोम खोलेंगे तो एक धागा मिलेगा, लेकिन उस धागे की खास बात ये होगी कि उसके अंदर दाने मौजूद होंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होंगे, उसके अंदर हमारे पास जो है वो दाने मौजूद होंगे। ये दाने वाला जो धागा होगा इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे क्रोमोनीमा। ठीक है, ये दाने वाला जो धागा होगा इस धागे को हम नाम देंगे क्रोमोनीमा। ठीक है, CHROMONEMA, क्रोमोनीमा। किसी के जहन में आएगा सर हमने क्रोमोनीमा भी सुना है और क्रोमोनीमेटा भी सुना है, तो ये सिंगुलर और प्लॉरल का फर्क है, अगर टीए लगा दें तो प्लॉरल हो जाता है। थोड़ी डिटेल्स में आगे बढ़ रहा हूं, मैं जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट करें, फिर आगे बात करता हूं आपसे। क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, दरमियान में जहां दोनों आपस में मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, CENTROME, सेंट्रोमियर। उसके एंड्स पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, KINETO, काइनेटो, CHORE, कोर, काइनेटोकोर। क्रोमोसोम को हम एक स्वेटर से रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। स्वेटर एक धागे में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम भी एक धागे में कन्वर्ट हो सकता है। ये धागा ऐसा होगा जिसके अंदर दाने मौजूद होंगे। ठीक है, ये धागा ऐसा मौजूद होगा जिसमें क्या मौजूद होंगे, जिसमें दाने मौजूद होंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे आपके पास क्रोमोनीमा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्रोमोनीमा। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं, मजीद आ जाएं क्रोमोनीमा की तरफ। आपको ये दाने नजर आ रहे हैं, इन दानों के बारे में सुन लें, कुछ छोटे दाने हैं, कुछ बड़े दाने। ठीक है, इन दानों के बारे में सुन लें, इनमें से कुछ छोटे दाने होते हैं और कुछ बड़े दाने। दाने छोटे हों या बड़े हों, हर तरह के दाने क्या कहलाते हैं, हर तरह के दाने कहलाते हैं क्रोमोनियस। चाहे छोटे दाने हो चाहे बड़े दाने। ठीक है, चाहे छोटे दाने हो चाहे बड़े दाने हो,
हर तरह के दाने कहलाते हैं क्रोमोनियस। और ये जो एक दाना है, ये जो एक बड़ा दाना आपको नजर आ रहा है, ये तकरीबन आपके पास 8 छोटे दानों से मिलकर बनता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके गिर्द डीएनए 2 बार लिपटा हुआ होगा। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसके गिर्द जो है, इसके गिर्द डीएनए जो है वो 2 बार लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा दाना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये जो आपको बड़ा दाना नजर आ रहा है, ये बड़ा दाना क्या कहलाता है? ये बड़ा दाना कहलाता है आपके पास न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करते हैं अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स word twice with DNA। हिस्टोन का लफ्ज कहां से आ गया? ये जो दाने आपको नजर आ रहे हैं, ये जिस केमिकल सब्सटेंस के बने हुए हैं वो केमिकल सब्सटेंस कहलाता है हिस्टोन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स वर्ल्ड ट्वाइस विद डीएनए, जिसके गिर्द डीएनए जो है वो 2 बार लिपटा हुआ होता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। अच्छा, ये जो दाने आपको नजर आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि शायद ये तस्बीह के दानों की तरह पिरोए हुए होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि तस्बीह के दाने की तरह पिरोए हुए नहीं होते। ठीक है, ये तस्बीह के दाने की तरह पिरोए हुए नहीं होते, बल्कि इसके गिर्द डीएनए जो है वो 2 बार लिपटा हुआ होता है। ठीक है, इसके गिर्द जो है वो डीएनए जो है वो 2 बार लिपटा हुआ होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। दोबारा से सुन लें, ये जो आपको क्रोमोनीमा नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको क्रोमोनीमा नजर आ रहा है, इस क्रोमोनीमा में आपके पास कुछ छोटे दाने हैं, कुछ बड़े दाने। ठीक है, चाहे छोटे दाने चाहे बड़े दाने, हर तरह के दाने कहलाते हैं क्रोमोनियस। ठीक है, हर तरह के दाने कहलाते हैं क्रोमोनियस। जो बड़ा दाना आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो बड़ा दाना आपको नजर आ रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स वर्ल्ड ट्वाइस विद डीएनए। 8 हिस्टोन्स का कॉम्प्लेक्स जिसके गिर्द डीएनए 2 बार लिपटा हुआ हो, उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। मैंने अभी तक आपको जितनी भी पीछे बातें बताई हैं उसमें बहुत सारी बातें फर्स्ट ईयर की हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियोसोम वाला लफ्ज है ये प्योरली आपकी सेकेंड ईयर से ताल्लुक रखता है। तो यू ऑल मस्ट नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आप सबको जो है वो न्यूक्लियोसोम की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। चलिए यहां तक नोट करें, फिर आगे बात करता हूं आपसे।
आप और से देख लें तो यहाँ पे डीएनए जो है उसकी गेट 2 दफा लिखा हुआ है, तस्बीह के दाने की तरह उसके अंदर से गुजर के नहीं जा रहा, ठीक है, तस्बीह के दाने की तरह उसके अंदर से गुजर के नहीं जाता, ठीक है। चलिए, क्रोमोसोम के बारे में आपसे कुछ मजीद बातें कर रहे हैं। आप में से मुझे कोई बताएगा क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? जी, ये आप में से बताएगा क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? What are the chromatids? अगर मैं किसी को अनम्यूट करूं तो अनम्यूट करने दे मुझे। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, अनम्यूट करना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट मुझे करने दें अगर मैं आपको अनम्यूट करना चाह रहा हूं तो। दुआ फातिमा, आ रही है? आ रही है? आरिफ, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला आरिफ। अब्दुल्ला आरिफ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डेफिनेट। आपकी आवाज, कुछ बोलना शुरू करें। अब्दुल्ला आरिफ, क्रोमोसोम में और क्रोमैटिड्स में क्या फर्क है, ये बताएगा? आप में से हैंड रेज करें जरा। आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस करें। जी यमुना, आप बताएंगी? हैंड रेज करें दोबारा से यमुना।
क्रोमोसोम में और क्रोमैटिड्स में क्या फर्क है? कोई भी नहीं बता सकता, बड़े अफसोस की बात है। क्यों? हाँ बताइए जरा। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रही हूँ कि क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड को मिलाकर क्रोमोसोम्स बनते हैं और एक क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो टू स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें से एक को हम क्रोमेटिड कहते हैं। और फिर दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को भी क्रोमेटिड कहते हैं। चलें ठीक है, ओके चलें। बोर्ड पे जरा डायग्राम देख लें। ठीक है, ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दूं और यहाँ से बीच में से तोड़ दूं तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रोमैटिड ये, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा क्रोमैटिड आपके पास ये। ठीक है, नाउ इट हैज टू क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम अगर दरमियान में से स्प्लिट हो जाता है, then it forms what? Then it forms two chromatids. ठीक है, क्रोमोसोम अगर दरमियान में से स्प्लिट हो जाता है तो स्प्लिट होने के बाद क्या बनाता है? स्प्लिट होने के बाद बनाता है दो क्रोमैटिड्स। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे दरमियान में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है आपस में। बाद स्टूडेंट्स मिस्टेकली लेते हैं कि शायद ये क्रोमैटिड है, शायद ये क्रोमैटिड है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्रोमोसोम व्हेन स्प्लिट्स इनटू टू, ठीक है, क्रोमोसोम जब दो में स्प्लिट होता है तो दरअसल वो क्या बनाते हैं? दरअसल आपके पास वो दो क्रोमैटिड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्रोमोसोम व्हेन स्प्लिट्स इनटू टू इट फॉर्म्स टू क्रोमैटिड्स। चलें, इसके बाद आइए फर्दर क्रोमोसोम के बारे में बात हो रही है, मजीद आ जाएं जरा। शॉर्ट आर्म को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग आर्म को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, शॉर्ट आर्म को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग आर्म को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, शॉर्ट आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी बोलें। शॉर्ट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। लॉन्ग आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, दिस इज स्मॉल पी एंड दिस इज स्मॉल क्यू। ध्यान में आएगा कि सर स्मॉल पी और स्मॉल क्यू का क्या मतलब है? स्मॉल पी का मतलब है पेटिट। ठीक है, स्मॉल पी का मतलब है पेटिट, पी ई टी आई टी, पेटिट। और क्यू का क्या मतलब है? क्यू जो है अल्फाबेट, क्योंकि पी के फौरन बाद आता है इसलिए हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान आएगा सर क्यों डिनोट कर रहे हैं इसे?
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ये जीन्स के नंबर है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 ये दरअसल जीन्स के नंबर होते हैं। ठीक है, जीन्स के नंबर होते हैं, या दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं जीन्स के लोकाई होते हैं। आपने शायद लोकस या लोकाई का नाम सुना हो, तो ये दरअसल जीन्स के लोकाई होते हैं, LOCI लोकाई। ठीक है, these are actually what? These are actually genes loci. चलिए इसके बाद आ जाइए फर्दर, पहले इसको नोट करें, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको जरा नोट करें। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, एक दफा सब चीजों को रिकॉल कर लें। क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं बेटा कॉइल्ड क्रोमैटिन, यानी कि लिपटा हुआ क्रोमैटिन। अगर आप में से कोई भी अपनी स्किन का कोई सेल निकाले और उसको माइक्रोस्कोप में देखे, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होगा, माइक्रोस्कोप में देखने पे उसको क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे बल्कि क्रोमोनीमा मिलेगा। क्रोमोसोम कब मिलते हैं? क्रोमोसोम सेल जब डिवाइडिंग स्टेट में होता है तो आपको क्रोमोसोम्स मिलते हैं, रेस्टिंग स्टेज में आपको मिलता है क्रोमोनीमा। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में आपको मिलता है क्रोमोनीमा। तो क्रोमोसोम को हम डिफाइन करें कॉइल्ड क्रोमैटिन। क्रोमोनीमा की बात करें तो क्रोमोनीमा को हम डिफाइन करेंगे अनकॉइल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, यानी कि खुला हुआ क्रोमैटिन। ठीक है, अनकॉइल्ड क्रोमैटिन। इसके बाद आइए फर्दर, मैंने आपसे कहा कि क्रोमोनीमा, अच्छा क्रोमोनीमा के दरमियान में जो धागा आपको नजर आ रहा है वो क्या है, जरा सारे अपने ध्यान में सोच लें। ये जो आपको ये क्रोमोनियर्स नजर आ रहे हैं, इसके दरमियान में जो धागा नजर आ रहा है ये दरअसल क्या है, मेरे ख्याल से हर एक को पता होगा, ये डीएनए। ये डीएनए है जो यहाँ पे आपको जीन्स की शक्ल में नजर आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास जीन्स की शक्ल में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये डीएनए है, तो यहाँ पे दरअसल आपके पास जीन्स की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। चले, तो सबसे पहले आपसे क्रोमोसोम के बारे में ये बात हुई है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं आपके सामने जो मैंने क्रोमोसोम बनाया है, दुनिया में बहुत सारी किस्में हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है और पता नहीं कितनी शक्लें हैं। क्रोमोसोम जैसे ऐसा गोल भी हो सकता है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर और दूसरी इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर क्रोमोसोम जो है उस तरीके से आपको गोल भी मिलेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम आपके पास किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। इस तरह से ये जो सर्कुलर फॉर्म आपको नजर आ रही है, इस तरह से भी क्रोमोसोम आपको मिल सकता है। अच्छा मजीद आ जाए।
क्रोमोसोम का जो लफ्ज है क्रोमो और सोम, इस पे जरा गौर कर लेते हैं। क्रोमो कहते हैं कलर्ड, क्रोम का मतलब है कलर्ड, सोम का मतलब है सोमा, सोमा का मतलब होता है सेल, ठीक है। क्रोम का मतलब है कलर्ड, सोम का मतलब सोमा से आया, सोमा का मतलब है सेल। अगर किसी सेल को हम स्टेनिंग करेंगे, अगर किसी सेल की हम स्टेनिंग करेंगे, तो स्टेनिंग करने में क्या होगा, स्टेनिंग करने पर अगर हम किसी सेल की स्टेनिंग करेंगे तो सेल की स्टेनिंग करने पे उसका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है। जब उसका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है, ठीक है, जब उसका न्यूक्लियस हमें बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है, तो दरअसल आपके पास ये स्टेन जो है दरअसल डीएनए और क्रोमोसोम जो है वो पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें नजर आता है, ठीक है। ये जो स्टेन है इस सेल का न्यूक्लियस बहुत अच्छे तरीके से उसको पकड़ लेता है, इस वजह से हमारे पास सेल का न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है। चलिए, इसीलिए हम इसको क्रोम का वर्ड कहते हैं कि क्रोमोसोम या क्रोमैटिन की वजह से एक कोई न्यूक्लियस जो है उसकी प्रोमिनेंसी में इजाफा हो जाता है। चलिए, उसके बाद आ जाइए फर्दर। अब आप इसके फौरन बाद सारे के सारे, मैंने आपसे कहा मैं सेल साइकिल का चैप्टर शुरू कर रहा हूं, इसमें सेल की बातें काफी सारी हैं। तो सबसे पहले आप मुझे गोल्जी बॉडीज का फंक्शन आप में से कोई बता दें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या हो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज? कि गोल्जी बॉडीज का फंक्शन जो है वो दरअसल क्या हो? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज? कि गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या हो? जियोनाइज आप बता दें, शाबाश। वो गोल्जी एपेरेटस जो होता है वो प्रोटीन्स को पैक करता है प्रायर टू सेक्रीशन। आपको कहीं जाना है क्या, जल्दी है क्या? नहीं, बहुत आराम से बताओ। गोल्जी एपेरेटस क्या करता है, वो ये करता है कि वो प्रोटीन्स जितने भी होते हैं ना उनको पैक करता है। अच्छा, वो प्रोटीन आते किधर से हैं? वो राइबोसोम में बनते होंगे फिर शायद। कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाते हैं गोल्जी बॉडीज पे, तो पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बताओ गोल्जी ठीक। बॉडीज का फंक्शन होता है? गोल्जी एपेरेटस का ये फंक्शन होता है कि वो जब उधर से निकलता है ना तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना होता है, इसलिए उसको पैक कर देता है, प्रोटीन्स को पैक कर देता है। फिर परेशान होके बता रही हो बेटा, गोल्जी बॉडी जी एंडोप्लाज्मिक से आने वाली चीजों को पैक करता है, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं जाते, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं, फिर गोल्जी बॉडीज के ठीक है, पास आते हैं। ठीक है। और बताओ क्या फंक्शन है?
देखें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हुए जितने भी सामान होते हैं ना प्रोटीन्स, उनको अपने पास ले। हो गया, वो एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हाँ अच्छा, ये नहीं बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बसा था। नहीं ऐसे थोड़ी है, पूरा बताओ। बात तो पूरी बात जाएगी जी अब बात आगे निकली है तो बात बहुत आगे तक जाएगी, आगे तो बताओ फंक्शन। किसका? इसी का। हाँ, गोल्गी बॉडी का सिर्फ एक फंक्शन थोड़ी होता है, और भी बहुत सारे काम है। वो फैट्स भी शायद सेल के अराउंड वो करता है ट्रांसपोर्ट। लिपिड्स नहीं नहीं। नहीं, और बताओ और क्या काम है गोल्गी बॉडी का, असल काम तो तुमने बताया नहीं। गोल्गी बॉडी दुआ आप एड्रेस करें, हमसे पूछते हैं। ठीक है। अब दुआ आप बताइए। सर गोल्गी बॉडी हाँ दुआ अनम्यूट करिए उसको। सर गोल्गी बॉडीज लाइसोजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, सुसाइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गोल्गी बॉडीज। यानी कि आप लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। चले ठीक है, शाबाश। और क्या करता है, और क्या करता है गोल्गी बॉडीज? सोचो, फर्स्ट ईयर में सेल पढ़ के आ रही हो। और प्लांट सेल में सेलुलोज बनाते हैं सेल वॉल की प्रोडक्शन के लिए। सोच लो, ये फंक्शन, इसी फंक्शन की वजह से मैंने तुमसे पूछा, थोड़ा सही से बताओ इसको। गोल्गी बॉडीज सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। यहीं से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है नोट करना है तो कर लें आप फिलहाल।